राजधानी दिल्ली में आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तुगलकाबाद इलाके से बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहाँ की गली नंबर 1 में स्थित नया तारा अपार्टमेंट के पास एक घर में देर रात अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल विभाग के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी इस अपार्टमेंट से आग की ऊंची लपटें और जहरीला धुआं उठने लगा। इस खौफनाक मंजर के बीच सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर घर में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद इस भयानक आग पर पूरी तरह काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस अग्निकांड में झुलसे 8 अन्य घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां की प्रसिद्ध नवीन फल मंडी के अंदर अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की गगनचुंबी लपटों ने मंडी परिसर के भीतर बनी 4 बड़ी दुकानों को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। दुकानों में भारी मात्रा में रखी प्लास्टिक की क्रेटों और ताजे फलों ने इस आग में घी का काम किया, जिससे पूरा आसमान काले धुएं से ढक गया। इस खौफनाक मंजर को देखकर आढ़तियों और खरीदारों के बीच भगदड़ मच गई, जिसके बाद तुरंत फायर ब्रिगेड को इस हादसे की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने भारी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह दर्दनाक हादसा बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, जिसमें लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। नोएडा के सेक्टर 49 इलाके से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक नामी ओवरसीज अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई। बहुमंजिला इमारत से उठती आग की लपटें और धुएं के गुबार को देखकर पूरी सोसाइटी में हड़कंप मच गया और लोग जान बचाने के लिए नीचे की तरफ भागे। हादसे के वक्त उस फ्लैट के अंदर एक बुजुर्ग दंपत्ति मौजूद थे, जो आग और धुएं के बीच कमरे में ही फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम बिना वक्त गवाए सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंची और तुरंत अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जाबाज दमकल कर्मियों ने घने धुएं के बीच सूझबूझ दिखाते हुए फ्लैट में फंसे दोनों बुजुर्गों को सुरक्षित बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर हुड़दंग मचाने वाले शराबी तत्वों के खिलाफ पुलिस ने बहुत बड़ा और कड़ा अभियान चलाया है। इस स्पेशल चेकिंग के दौरान पुलिस ने पार्कों, बाजारों और सड़कों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम शराब पीकर माहौल खराब करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। इस ताबड़तोड़ एक्शन में केवल सेंट्रल जोन के अंदर ही 414 मंचलों को दबोचा गया, जिससे नियम तोड़ने वालों में हड़कंप मच गया। जहां कई हुड़दंगियों का ऑन द स्पॉट भारी चालान काटा, वहीं सरेआम नशा करने वाले कई लोगों को सीधे हवालात का रास्ता दिखा दिया। नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने कानून का पाठ पढ़ाते हुए इन सभी आरोपियों के खिलाफ धारा 292 के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों का साफ कहना है कि सड़कों पर गुंडागर्दी और नशा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम से खाकी को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही पर अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ सरेआम मारपीट, धमकी देने और हंगामा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। पीड़िता और उसके परिजनों का आरोप है कि आरोपी सिपाही शराब के नशे में युवती के घर पहुंचा और जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने न केवल गाली गलौज की, बल्कि सड़क पर युवती के साथ मारपीट भी की। आरोप है कि उसने युवती के बाल पकड़कर उसे घसीटा और परिवार को भी धमकियां दी।
घटना की सूचना मिलने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया। मामले को अदालत में पेश किया गया, जहां उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर निवेश में मोटे मुनाफे का झांसा और उसके बाद 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी। मुजफ्फरनगर साइबर क्राइम पुलिस ने ऐसे ही बड़े साइबर फ्रॉड गिरोह के शातिर सदस्य को गिरफ्तार किया। आरोपी के बैंक खातों का कनेक्शन देश भर में दर्ज दर्जनों साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़ा मिला। पुलिस ने पीड़ित से ठगी की गई रकम में से करीब 24,71,000 रुपए फ्रीज कराकर वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आरोपी बलवंत जायसवाल छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। वह आरोपी एक ऐसे संगठित साइबर ठगी गिरोह से जुड़ा हुआ है जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देता था। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब 1 दर्जन से ज्यादा बदमाशों ने खुलेआम उत्पात मचाना शुरू कर दिया। पैसे के लेन देन को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। आरोप है कि अर्जुन साहू अपने साथियों के साथ आशीष के ऑफिस पहुंचा और कहासुनी के बाद गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक लोहे की रॉड और डंडों से हमला किया गया और फिर हथियार निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। इस अंधाधुंध फायरिंग में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसकी हालात पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन इस घटना ने गुरुग्राम की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्राइम ब्रांच ऑफिस के ठीक बगल में हुई इस वारदात ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने अर्जुन साहू समेत कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर कानून के दफ्तर के बाहर ही गोलियां चलें तो आम नागरिक सुरक्षा की उम्मीद किससे करे? गाजियाबाद और हापुड़ से यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा देने मुजफ्फरनगर पहुंचे कई अभ्यर्थियों का पेपर छूट गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा केंद्र दीपचंद्र जैन इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर की लोकेशन गूगल मैप पर डाली, लेकिन मैप उन्हें शामली जिले की ओर ले गया। अभ्यर्थियों के मुताबिक गूगल मैप पर कॉलेज का नाम और स्कूल कोड डालने के बावजूद उन्हें करीब 59 किलोमीटर दूर चंदेड़ी गांव के पास की लोकेशन दिखाई गई। जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि असली परीक्षा केंद्र मुजफ्फरनगर में है। तब तक परीक्षा शुरू हो चुकी थी और उनका पेपर छूट गया। पेपर छूटने से निराश अभ्यर्थी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों को शिकायत सौंपते हुए दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। दिल्ली में भीषण गर्मी और हीट वेव के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राजधानी में वाटर कूलिंग जोन, ORS वितरण केंद्र और हीट वेव राहत सेवाएं शुरू की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके तहत विभिन्न स्थानों पर हीट वेव वैन भी तैनात की गई है। हालांकि आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लगाए गए गर्मी से जंग दिल्ली सरकार के संग स्टॉल पर लोगों ने व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां ना तो लगातार ठंडा पानी उपलब्ध है और ना ही नियमित रूप से ORS दिए जा रहे हैं। लोगों के अनुसार स्टॉल पर रखा पानी कुछ समय तक ही ठंडा रहता है, लेकिन तेज धूप और उचित कूलिंग व्यवस्था न होने के कारण वो जल्दी गर्म हो जाता है। ऐसे में भीषण गर्मी में गर्म पानी पीना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने मांग की है कि राहत केंद्रों पर ठंडे पानी और ORS की नियमित और पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि सरकार की ये पहल वास्तव में लोगों को राहत दे सके। दिल्ली के मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्टील कटिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग दूसरी मंजिल पर शुरू हुई और कुछ ही समय में पूरी इमारत में फैल गई। लपटों की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इमारत का एक हिस्सा भी ढह गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि करीब 800 वर्ग गज में फैली इस इमारत में 4 अलग अलग इकाइयां चल रही थी, जिनमें गत्ता, QR कोड
और प्लास्टिक उत्पादों का काम होता था। आरोप है कि इनमें से केवल एक इकाई के पास वैध लाइसेंस था, जबकि बाकी बिना अनुमति के संचालित हो रही थी। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। राहत की बात यह है कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। ये सुबह 10:40-45 के आसपास आग लगी है और इसमें ये 800 गज में कंपनी है। पहले मेट्रो बस में 800 गज में कंपनी है। 1 2 3 4 2057/4 कंपनी, एक बिल्डिंग के अंदर 4 कंपनी चल रही है। लाइसेंस किसी के पास नहीं है। गत्ता बनाने का काम होता है, क्यूआर बनाने का काम होता है, प्लास्टिक का काम होता है। ग्रेटर नोएडा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन साइट पर काम के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह हादसा नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के सेक्टर 152 नोएडा स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में हुआ, जहां 37वें फ्लोर पर काम चल रहा था। इसी दौरान सेफ्टी बेल्ट टूटने से 2 मजदूर नीचे गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान रईसूल और समद के रूप में हुई है। दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार सुरक्षा मानकों की अनदेखी की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुटे हैं और हादसे के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समेत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ग्रेनो वेस्ट, गाजियाबाद, दिल्ली तक में ई-सिटी बसों का संचालन 15 जून से होने जा रहा है। इस परियोजना को सेक्टर 33 स्थित नोएडा शिल्प हाट से शुक्रवार को सुबह 10 बजे गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा और नोएडा विधायक पंकज सिंह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 40 ई बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। परियोजना के तहत 510 ई-सिटी बसों का संचालन होना है, लेकिन प्रथम चरण में सिर्फ 110 सिटी बस संचालित होगी, जिसे तीनों प्राधिकरण मिलकर संचालित कराएंगे। इसके बाद 100 ई-सिटी बस मुख्यमंत्री ई-सिटी बस योजना के तहत 4 से 5 माह में उपलब्ध कराई जाएगी। तस्वीरों में देखिए कैसे गुरुग्राम के एक सोसाइटी के बाहर एक महिला के साथ मारपीट की जा रही है। आरोप है कि दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही रोनित यादव अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर शराब के नशे में पहुंचा और विवाद इतना बढ़ गया कि सड़क पर ही हिंसा शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी पहले युवती से बहस करता है, फिर अचानक उस पर हमला कर देता है। आसपास मौजूद लोग बीच बचाव की कोशिश करते हैं, लेकिन मारपीट जारी रहती है। बताया जा रहा है कि घर में घुसने का विरोध करने पर आरोपी ने महिला, उनकी नाबालिग बहन और मां को धमकी भी दी। घटना के दौरान भागने की कोशिश में आरोपी ने अपनी थार गाड़ी से सोसाइटी के गेट को भी टक्कर मार दी। गुरुग्राम पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी जांच जारी है। जम्मू में शिवसेना और डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में शामिल पार्टियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जनता को भ्रमित कर रही है। उनका कहना है कि ये पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर एकता का दावा करती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरती है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने इन दलों के खिलाफ नारेबाजी भी की और राजनीतिक रुख को लेकर सवाल उठाए। शिवसेना और डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने इंडिया ब्लॉक की पार्टियों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनका राजनीतिक भविष्य उज्जवल नहीं है। उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी का उदाहरण देते हुए उमर अब्दुल्ला को केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी से बचने की सलाह दी। जम्मू में हुए इस प्रदर्शन के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। हालांकि विपक्षी दलों की ओर से अभी इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के सरनाल गांव में मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग की 44वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके बेटे और पीडीपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर महबूब बेग सहित बड़ी संख्या में नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उनकी मजार पर फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
बाद में आयोजित स्मृति सभा में वक्ताओं ने मिर्जा अफजल बेग के राजनीतिक योगदान और जनसेवा को याद किया। नेताओं ने उन्हें जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वों में से एक बताते हुए उनकी दूरदर्शिता और जनता के प्रति समर्पण को नमन किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर महबूब बेग ने कहा कि उनके पिता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ऐतिहासिक जमीन जोतने वाले की भूमि सुधार नीति थी, जिसने किसानों को उनकी जोती हुई जमीन का मालिकाना हक दिलाकर सामाजिक और आर्थिक बदलाव की नींव रखी। श्रद्धांजलि सभा में मिर्जा अफजल बेग की राजनीतिक विरासत और उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रियासी की शांत वादियों में उस रात सन्नाटा अचानक चीखों और धुएं में बदल गया, जब सिला गांव में एक गरीब परिवार का कच्चा आशियाना आग की लपटों से घिर गया। अजीत सिंह का घर, जो कभी उम्मीदों और मेहनत की छोटी छोटी खुशियों से भरा हुआ था, कुछ ही पलों में भयानक आग का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत शॉर्ट सर्किट से हुई और फिर वो इतनी तेजी से फैली कि घर का हर कोना उसकी चपेट में आ गया। लोगों ने जब तक कुछ समझा तब तक लपटें पूरे मकान को निगल चुकी थी। गांव वाले अपनी तरफ से बाल्टियों और पानी के सहारे आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोशिश नाकाफी साबित हुई। सूचना मिलने पर फायर एंड इमरजेंसी की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस दर्दनाक हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन घर का हर सामान, फ्रिज, टीवी, कपड़े, फर्नीचर सब राख में बदल गया। जिला सांबा में देर शाम गुरहा मोड़ थाना विजयपुर क्षेत्र से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। एक यात्री ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 7 यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑटो तेज रफ्तार में था। अचानक चालक का वाहन पर नियंत्रण हटा और पल भर में ये सफर एक भयावह हादसे में बदल गया। सड़क पर चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद शुरू की और पुलिस के साथ मिलकर सभी को तुरंत सरकारी अस्पताल विजयपुर पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन उनकी गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए एम्स विजयपुर रेफर कर दिया गया। यह हादसा एक बार फिर तेज रफ्तार की कीमत याद दिलाता है। कुछ मिनटों की लापरवाही कई परिवारों के लिए लंबा दर्द छोड़ जाती है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शुरुआती वजह तेज गति और नियंत्रण खोना बताया जा रहा है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के रावलकोट में महंगाई, बिजली और राशन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हजारों लोगों पर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स द्वारा गोलीबारी किए जाने की खबर है। रिपोर्टों के अनुसार ईदगाह मैदान में जुटी बड़ी भीड़ पर हुई फायरिंग में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 37 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि 60 से 70 हजार लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एकत्र हुए थे। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव है और कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों में पीओजेके में चल रहे आंदोलन के दौरान 53 नागरिकों की जान जा चुकी है। रावलकोट और आसपास के इलाकों में बाजार बंद है और लोग सड़कों पर उतरकर कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी सस्ती बिजली, सस्ता राशन और बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं। स्थानीय नेताओं ने कहा है कि आंदोलन जारी रहेगा और वे अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। हरियाणा के हांसी में उस वक्त कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गईं, जब बेखौफ बदमाशों ने सरेआम एक जिम मालिक की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने आए बाइक सवार हमलावरों ने जिम मालिक को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। इस अंधाधुंध गोलीबारी के बीच वहां मौजूद एक मासूम लड़की भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिन दहाड़े हुए इस खूनी वारदात के बाद हमलावर हवा में हथियार लहराते हुए बड़ी आसानी से मौके से फरार हो गए। घटना की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर इन कातिलों की तलाश में जुट गई है।
ग्रेटर नोएडा के लोहारली टोल प्लाजा पर उस वक्त कानून की धज्जियां उड़ गई जब बुलंदशहर जेल से छूटे अपराधी के स्वागत में दबंगों ने सरेआम आतंक मचाया। हूटर बजाती हुई दर्जनों गाड़ियों का ये काफिला किसी वीआईपी की तरह आया और बिना टोल टैक्स दिए जबरदस्ती बैरियर तोड़ते हुए निकलने लगा। जब वहां मौजूद टोल कर्मियों ने इस दबंगई को रोकने की कोशिश की तो गाड़ियों से उतरे बदमाशों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इस अचानक हुए हमले और गुंडागर्दी की वजह से पूरे टोल प्लाजा पर अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद राहगीर खौफ में सहम गए। बदमाशों की ये सारी करतूत और बिना टोल दिए गाड़ियों के भागने का पूरा नजारा टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में साफ साफ कैद हो गया। इस दुस्साहस की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और अब पुलिस वीडियो के आधार पर इन बेखौफ दबंगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ग्रेटर नोएडा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 5 मंजिला ऊंची इमारत की चौथी मंजिल से अचानक आग की भयानक लपटें और धुआं उठने लगा। ऊंची इमारतों के बीच आग की लपटों को देखकर आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस खौफनाक मंजर को देखकर तुरंत फायर ब्रिगेड को फोन किया गया, जिसके बाद दमकल की 3 गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने बिना वक्त गवाए मुस्तैदी दिखाई और भारी मशक्कत के बाद बहुमंजिला इमारत में फैली इस भीषण आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। राहत की बात ये रही कि समय रहते आग को रोक लिया गया, जिससे कोई बड़ी जनहानि होने से बच गई। शुरुआती जांच के बाद आशंका जताई जा रही है कि यह हादसा बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ है, जिसकी पुलिस अब गहराई से जांच कर रही है।